वेलकम इन माय क्लास। मैं अशोक भटनागर। आज आपको मैं सेट के बारे में बताऊंगा। टॉपिक इस तरह है, हमने पिछले ही क्लास में डेफिनेशन और टाइप ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा है। टाइप ऑफ सेट के बारे में पढ़ा है, डेफिनेशन और टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंस सेट और इक्वल सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे नेक्स्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने करना क्या है, मेरे पास यहाँ पे मैंने 3 सेट लिए हैं, ए, बी और सी। इन तीनों सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। ये रोस्टर फॉर्म होती है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अब देखो, उस सेट रोस्टर फॉर्म को ये चेक करो कि जो उसके एलिमेंट है वो क्या चीज़ टाइप करते हैं। 2 × 1 2 2 2 3 वेरिफिकेशन कीजिए। अब वेरिफिकेशन हुई कि ये तो 2 की टेबल है, मी चेंजिंग किस में है 1 2 3 4। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो फर्स्ट 2 है वो अनचेंज किया। x = 2n, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हुई। ऐसे ही इसमें हुई, जैसे ये किया है 4 × 1 + 2 दैट 1। अब देखो इन सब में 4 सेम है, तो 4 है चेंज क्या हुआ 1 2 3 4, तो चेंज हुआ तो उसकी जगह पे n। नो चेंज, फिर 2 2 2 2 नो चेंज। तो क्या बनी उसकी सच दैट x ऐसा होना चाहिए कि x = 4n + 2 और n की वैल्यू किससे कम, क्योंकि डॉट डॉट होती तो मैं n बिलोंग टू n कर देता, लेकिन यहाँ पे तो डॉट डॉट खत्म हो गया, ओनली 4 एलिमेंट है। तो कहाँ तक की वैल्यू 4 तक, n <4। भाई n की वैल्यू <= होनी चाहिए 4 से। अब n बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर में, तो काउंटेबल 1 2 3 4। तो ये बन गई इसकी क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेम टू सेम इसकी बनाओ 1 2 2 3 3 4 और 4 5। 1 2 क्या है, अगले में एक बढ़ गया, 2 3 अगले में एक बढ़ गया। तो इसलिए मैंने इसको क्या बनाया, x = क्या बनाया, x = n + 1। n की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए, क्या होनी चाहिए <4। तो n बिलोंग टू n, इसकी अपने आप बना लेना सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म लिखे हुए, इनकी रोस्टर फॉर्म 4x - 15 < 29। x बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर, यानी x की वैल्यू नेचुरल नंबर स्टार्ट करनी है। 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, वहाँ तक लूँगा जब तक इसका पूरे का आंसर सॉल्व करने पे 29 से कम आता रहे। और जब उससे ज़्यादा आ गया 29 से, तो उसको वहाँ स्टॉप कर देंगे। तो इसलिए इसके रोस्टर फॉर्म में क्या एलिमेंट आए 1 2 3 4 10 तक। ओके, 10 चेक करके देखना, 40 में से 15 गया 25। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है सी, ऑल लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा। बी, अलजेब्रा यानी वर्ड रिपीटेशन मत लिखना, क्या लिखना है, ओनली सिंपल वे में लिखना जो एक बार आया हुआ एलिमेंट, ALGEBR। ओके, तो ये इसका इस वर्ड का सेट हुआ, इसको बोलते हैं रोस्टर। x² = 9 2x = 4, ये दोनों इक्वेशन वेरीफाई होनी चाहिए। अब वेरिफिकेशन क्या है, x बिलोंग टू r। अब x² = 9, अगर x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो यहाँ 1 लूँगा तो वो वैल्यू नहीं आएगी। जैसे 2x = 4, x की वैल्यू 2 आई, बट डज नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि x² = 9। x की 2 का स्क्वायर लिखोगे तो 4 = 9, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इज एम्प्टी सेट। तो C इज एम्प्टी सेट। इसी में कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे बिलोंग टू, किसके बारे में, बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग और बिलोंग टू। बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का साइन ये होता है, किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, जैसे 4 एलिमेंट,
तो इसका मतलब 1 इसमें क्या करता है, बिलोंग करता है। 2 इसमें क्या करता है, बिलोंग करता है। 7 इसमें बिलोंग करता है। 9 इसमें बिलोंग करता है। अब कह दिया कि 3 क्या बिलोंग करता है, 3 बिलोंग नहीं करता, इसलिए मैंने लिखा डज नॉट बिलोंग। तो ये तो थे एलिमेंट, याद रखना क्या बिलोंग करते हैं, एलिमेंट, सेट के एलिमेंट बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं कंटेंट और डज नॉट कंटेंट। एलिमेंट तो बिलोंग करते हैं और कंटेंट करते हैं सेट, जैसे ए और बी, ये 2 सेट दिए हैं। देखो ए के सारे एलिमेंट बी में हुए तो इसका मतलब ए कंटेन करेगा बी में। देखो ए कंटेन बी, 1 भी है, 7 भी बिलोंग करता है, 9 भी है, तो ए कंटेन बी। बट बी डज नॉट कंटेन ए, क्यों, बी के हर एक एलिमेंट ए में कंटेन नहीं करते, तो इसलिए इसको बोल दिया जाएगा कि ए के सारे एलिमेंट कंटेन करते हैं बी में, तो इसलिए बिलोंग करते हैं बी में। तो ए सेट इज कंटेन्ड बी, तो बट बी डज नॉट कंटेन्ड ए। ओके, तो यहाँ हमने पढ़ा बिलोंग और कंटेंट का, ये फर्क होता है। बिलोंग तो होते हैं एलिमेंट, कंटेन होते हैं सेट का सेट। ओके, अब बात करते हैं जैसे व्हेन ए कंटेन्ड बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए क्या है, इज ए सबसेट है बी का। ओके, तो यहाँ याद रखना जो सबसेट के बारे में बताया गया है, सबसेट में क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, चाहे सारे हो चाहे दोनों इक्वल हो, जब भी चल सकता है। तो ए इज कंटेन्ड बी, तो इसको बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट में कि जैसे ये किया था मैंने, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, लेकिन बी में कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट जरूर रहना चाहिए जो ए में ना हो, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। Every element of set A is an element of B. There is at least one element in B in is not A. A में नहीं होना चाहिए। ओके, तो A कंटेन्ड B, तो B का एक एलिमेंट जैसे 2 क्या A में कंटेन करता है, नहीं करता ना, तो इसलिए बोलते हैं कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ओके, इसमें हमने टॉपिक की है, कितना टॉपिक किया, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, बिलोंग टू, कंटेन्ड, प्रॉपर सबसेट और सबसेट। ओके, तो इन टॉपिक को पढ़ते हुए अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, टॉपिक की बात करते हैं नेक्स्ट, पावर सेट्स। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पावर ऑफ ए, मीन्स पावर सेट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट 2 की पावर n, मीन्स इस ए में, जैसे ये देखो ए कोई सबसेट, ए इज ए सेट दिया हुआ है, उस सेट में उसका पावर सेट बनाते हैं। पावर सेट क्या बनाएंगे, पहले तो खाली एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर 1, फिर 7, फिर 9 अलग अलग के, फिर 2 के, फिर 2 के, फिर 2 के, फिर 3 के, यानी एक सेट बनाए अलग अलग अलग। देखो इस पूरे को जब मैं एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ तो उसको बोलते हैं पावर सेट। ओके, नंबर ऑफ सब सेट्स ऑफ ए सेट ए, तो इनको अब मान लो यहाँ पे 3 दिए हैं, अगर यहाँ पे 10 दिए होते हैं तो मैं पूछ लूँ आपसे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए, तो कैसे करोगे, तो आप सिंपल बता सकते हो 2 की पावर 10 नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसको बोलते हैं पावर सेट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, व्हेन ऑल द सेट्स अंडर आर सबसेट ऑफ ए लार्जर सेट। कहता है कि जब यूनिवर्सल सेट सिंपल बोला जाता है सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सभी सेट आए, बस सिंपल याद रखना, यूनिवर्सल सेट इज ए लार्जर सेट, सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल। ओके, किसी को भी यूनिवर्सल सेट बोला जाए तो समझ लेना वो सबसे बड़ा सेट है। ओके, यूनिवर्सल सेट में आज हम बात करेंगे ट्रांसपोज और कॉम्प्लीमेंट। ट्रांसपोज क्या होता है, कोई सेट दिया हुआ है तो ये बोलता है कि इस सेट का ट्रांसपोज या कॉम्प्लीमेंट निकालिए, या तो ए के कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करिए या ट्रांसपोज से डिनोट कर सकते हैं।
अब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट या ट्रांसपोज कब आएगा, जब यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दूंगा। मीन्स यूनिवर्सल सेट ये रहा, ए सेट ये रहा, इसमें से इसको माइनस करना है तो सिंपल याद रखना कि इसमें और इसमें जो कॉमन है ना, इसमें से वो हटा देना। ओके, देखो जैसे 7 गया, 9 गया, 10 गया, तो बच क्या गए 1 2 3 4 5 6 7 6 8, तो ये बचे, तो ये इसका हुआ कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक और किया है बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो यूनिवर्सल में से घटाएंगे तो 2 भी गया, 1 8 9 10, तो सिर्फ ये बचता है, तो ये हुआ बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज। अगर किसी भी सेट का ट्रांसपोज निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो, और माइनस कैसे करते हैं, उसमें से उसके सारे एलिमेंट हटा दो, जो बच गया वो लिख दो, सिर्फ वो हो जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसी बेस पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ माइनस के बारे में पढ़ा, अब डिफरेंस ऑफ सेट्स थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यूनिवर्सल में से हमने ए घटाया हुआ था, अब जैसे ए सेट और बी सेट दिया है, कहता है कि ए में से बी घटाओ, ए के सेट में से बी के सेट हटाए, मैंने इसमें से इसके कॉमन हटा दिए, 8 गया, 9 गया। ओके, अब कहोगे सर इधर से 7 और 10 तो मैंने लिख दिया, 11 12 कहाँ गए। सुनो क्या होता है डिफरेंस में, पहले सेट में से अगर दूसरा सेट घटाना हो, पहले सेट और दूसरे सेट में से जो कॉमन है उनको हटा के पहले सेट में जो बच जाए उसके सारे एलिमेंट लिख दो। दूसरे में चाहे कितने भी बचे, उसका एक भी एलिमेंट इसमें लिखा नहीं जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब जैसे बी में से ए घटाया, 8 गया, 9 गया, तो बचा गया 11 और 12, तो इसके तो नहीं लिखना मैंने, तो ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी दो सेटों को माइनस करने का तरीका। समझ आया? ओके, दोबारा सुन लो, ए में से अगर बी के एलिमेंट घटाता हूँ तो ए के सारे एलिमेंट जो बी के अंदर है वो हटा दो। ओके, अब ए में जो बच जाए सिर्फ वो लिखो, बी में चाहे मेरे पास कितने भी बचे कुछ नहीं लिखना यहाँ पे। यानी पहले सेट में से दूसरे सेट को घटा रहा हूँ, तो पहले सेट और दूसरे सेट के जो कॉमन है उनको हटाकर बाकी सारे एलिमेंट लिख दो ए के, तो उसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन तो होता है कंबाइन, मीन्स मान लो दो ग्रुप दे दिए, दोनों को जोड़ दूं तो वो होता है यूनियन, कंबाइन। और इंटरसेक्शन होता है कॉमन, दोनों में से जो कॉमन है। अब जैसे ए सेट और बी सेट दिया है, ए सेट और बी सेट का यूनियन कीजिए। भाई ए के भी सारे एलिमेंट लिख लो, बी के भी सारे एलिमेंट लिख लो। मैंने बी के भी सारे लिख दिए और ए के भी सारे लिख दिए। अब सेट के अंदर रिपीटेशन तो होता ही नहीं, तो जो रिपीट है ना उसको हटा दो, यानी रिपीटेशन एक ही बार लिखी जाएगी। 3 4 5 7 9 10 11, 7 2 टाइम्स था, 1 टाइम लिखा, 9 2 टाइम्स था, 1 टाइम लिखा, तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। जैसे ए और बी ये भी दिया हुआ है, अब ए यूनियन बी करना है तो मैंने ए के भी सारे एलिमेंट लिखूंगा, बी के भी, लेकिन जो कॉमन है ना, जो 2 बार आए हैं या 3 बार आए हैं, उनको सिर्फ एक ही बार लिखूंगा कि 1 2 3 4 5 9 और 11। ओके, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन पार्ट। ए और बी दिया है, ए और बी। अब कॉमन का बताया क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का साइन ये होता है और यूनियन का यू टाइप में होता है। इंटरसेक्शन उल्टा यू बोलते हैं, जैसे 7 8 9 10 3 5 7 9। कॉमन पॉइंट, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है ना, यानी इंटरसेक्शन का तो मीन्स यही होता है कि जब दो लाइन को इंटरसेक्स करूँ तो उनका कॉमन पॉइंट कौन सा है। तो अब ए और बी का भी तो यही है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखो, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने इसमें पढ़ा यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन में तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट आते हैं। ओके, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, दोबारा फिर नहीं लिख सकते। लेकिन ए
इंटरसेक्शन बी में सिर्फ उनके कॉमन पार्ट लिखने हैं, दोनों में जो कॉमन, बाकी सब छूट जाएगी। डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन का ही पार्ट होता है डिसजॉइंट ऑफ सेट, वो सेट जिनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आए, यानी कोई भी चीज कॉमन ना हो, खाली आए, एम्प्टी सेट आए, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट ऑफ सेट। अब जैसे ए और बी है, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, क्या इन दोनों में कॉमन है? नहीं है, तो ए और बी को क्या बोलूंगा? डिसजॉइंट सेट्स। कंपेरेबल सेट, कंपेरेबल सेट बोला जाता है व्हेन टू सेट आर कंपेरेबल। दो सेट कंपेरेबल कब होती है भाई? कंपेयर तो जब कर सकता हूँ या तो ए कंटेन करना चाहिए बी में, या बी कंटेन करना चाहिए ए में, यानी या तो ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करने चाहिए, तो ए कंटेन करेगा बी में, या बी कंटेन करेगा ए में, तो इसको बोलते हैं कंपेरेबल सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द यूनियन ऑफ सेट। सिमेट्रिक इससे डिनोट करेंगे ए सिमेट्रिक बी। क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स? क्या होता है कि a माइनस बी लिखो या b माइनस ए निकालो, a माइनस बी निकालो, b माइनस ए निकालो, जो उन दोनों का आंसर है उसका क्या कर दो? यूनियन। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम थोड़े टॉपिक की है, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ, ये कुछ टॉपिक याद रखने हैं आपको। ए यूनियन बी का ट्रांसपोज, ए यूनियन बी का ट्रांसपोज करें तो क्या होता है? यूनियन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में, और दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। ऐसे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का होल ट्रांसपोज हो तो ए का ट्रांसपोज यूनियन बी का ट्रांसपोज, अलग अलग करके साइन क्या हो गया? चेंज। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ होता है कि ए यूनियन ए लूँ तो आंसर क्या आएगा? ए, और ए इंटरसेक्शन ए करूँ तो उसका आंसर भी ए आएगा। देखो सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से यूनियन करेंगे तो सेम नहीं आएगा, सेम सेट के, सेम सेट को सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो खुद ही सेट आ जाएगा। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ होता है कि ए का यूनियन फाई के साथ करूं तो खुद वही सेट आना चाहिए, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। अब ए का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ करूंगा तो भी क्या आएगा? इंटरसेक्शन, आइडेंटिटी लॉ आएगा, यानी खुद वही सेट आ जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। अब बात करते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ की। किसकी? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ होता है कि जैसे कॉम्यूटेटिव बोलते हैं ए की गुणा बी से कर लो या बी की गुणा ए से कर लो, बात एक ही होती है। जैसे ए का यूनियन बी से कर लो, बी का यूनियन ए से कर लो, या ए का इंटरसेक्शन ए से कर लो, बी का इंटरसेक्शन ए से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ होता है कि ए यूनियन, अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ए गुणा बी गुणा सी, बी गुणा सी कर लो या ए के साथ, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले तो बी यूनियन सी निकाला फिर उसका यूनियन ए से कर लो, या ए यूनियन बी निकाल के उसका यूनियन सी से कर लो। दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन में ऐसे हो जाएगा। कुछ रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं भाई, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी करे तो हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं और ऐसे ही इनको ओपन कर सकते हैं। ओके, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब इसको तो मैंने ऊपर बताया था कि सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो सिमेट्रिक फॉर्म, इसका मतलब सिमेट्रिक फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। ओके, तो कुछ और टॉपिक है। ए कंटेन्ड बी, अगर ए कंटेन बी में करता है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है? ए के। अगर ए कंटेन बी करेगा तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? वो भी बी के। ए यूनियन बी अगर बी के इक्वल है तो ए कंटेन करेगा बी, उल्टा हो जाता है। ए का इंटरसेक्शन ए के ट्रांसपोज से करूँगा तो फाई आएगा, सिंपल सी बात है, अभी ए के ट्रांसपोज। नेक्स्ट कुछ ये रूल भी याद रखना, क्या? ए और बी आर फाइनाइट सेट है तो ये याद रखना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब बोले कि ए और बी आर डिसजॉइंट, मीन्स ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करूँ फाई आएगा, तो उसमें ये चीज़ खत्म हो जाती है, तो सिर्फ फॉर्मूला हो जाता है दिस इम्प्लाइज ए। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ ए, मीन्स अगर मैं ये बोलूँ कि ओनली ए टॉपिक आए, कई बार आएंगे टॉपिक ये आपके,
ओनली ए, ओनली बी, तो उसमें याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ ए माइनस बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए में से क्या घटाओगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, ये बोले ओनली बी हो, ए ना हो, तो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, काफ़ी टॉपिक आएंगे एप्लीकेशन की फॉर्म में, यानी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं उनमें यूज होते हैं ये। ओके, एक ये क्वेश्चन फॉर्मूला है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन चीज़ों का यूनियन, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, जैसे कुछ एक एग्जांपल दे लेता हूँ, ये और देख लो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मीन्स होता है कि पूरे का नोट है तो इसका मतलब क्या घटाऊंगा, ट्रांसपोज, यूनियन में से ए यूनियन बी घटाऊंगा। ऐसे इंटरसेक्शन आए तो नंबर ऑफ ए यूनियन में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटाएंगे। ओके, अब बात करते हैं नंबर ऑफ एक्स यूनियन बी। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, यूनियन दिया है, एक्स दिया, वाई दिया, इंटरसेक्शन निकालना है, तो सिंपल रूल फॉलो करेंगे। ओके, तो इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे, इन फॉर्मूलों की, तो वहाँ एप्लीकेशन के क्वेश्चन आपको ईज करके ये टॉपिक ईजिली क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में ईजिली। ओके, तो आज का टॉपिक इनफ। ओके, तो आप यहाँ सेट के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हो और इनका यूज करके आप अपने एक्सरसाइज या क्वेश्चनों का टॉपिक करके देखना, और जो प्रॉब्लम आए तो वो मेरे पास सेंड करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।